नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास रंगभूमि का अध्याय 6। रानी और इंदु उधर से आ रही थी। द्वार पर उनसे भेंट हो गई। रानी जी मिसेस सेवक के गले से लिपट गई और कृतज्ञता पूर्ण शब्दों का दरिया बहा दिया। मिसेस सेवक को इस साधु प्रेम में बनावट की बू आई, लेकिन रानी को मानव चरित्र का ज्ञान न था। इंदु से बोली, देख, मिस सोफिया से कह दे अभी जाने की तैयारी ना करे। मिसेस सेवक, आप मेरी खातिर से सोफिया को अभी 2-4 दिन यहाँ रहने दें। मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ। अभी मेरा मन उसकी बातों से तृप्त नहीं हुआ और ना उसकी कुछ सेवा ही कर सकी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं स्वयं उसे आपके पास पहुंचा दूंगी। जब तक वह यहाँ रहेगी आपसे दिन में एक बार भेंट तो होती ही रहेगी। धन्य है आप जो ऐसी सुशीला लड़की पाई। दया और विवेक की मूर्ति है। आत्मत्याग तो इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। मिसेस सेवक ने कहा, मैं इसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर नहीं करती। आप जितने दिन चाहें शौक से रखें। रानी ने कहा, बस बस, मैं इतना ही चाहती थी। आपने मुझे मोल ले लिया। आपसे ऐसी ही आशा भी थी। आप इतनी सुशीला ना होती तो लड़की में ये गुण कहाँ से आते। एक मेरी इंदु है कि बातें करने का भी ढंग नहीं जानती। एक बड़ी रियासत की रानी है, पर इतना भी नहीं जानती कि मेरी वार्षिक आय कितनी है। लाखों के गहने संदूक में पड़े हुए हैं, उन्हें छूती तक नहीं। हाँ, सैर करने को कह दीजिए तो दिन भर घूमा करे। क्यों इंदु, झूठ कहती हूँ? इंदु ने कहा, तो क्या करूं, मन भर सोना लादे बैठी रहूं? मुझे तो इस तरह अपनी देह को जकड़ना अच्छा नहीं लगता। रानी ने कहा, सुनी आपने इसकी बातें? गहनों से इसकी देह जकड़ जाती है। आइए, अब आपको अपने घर की सैर कराऊं। इंदु, चाय बनाने को कह दो। मिसेस सेवक ने कहा, मिस्टर सेवक बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे, देर होगी। रानी बोली, वाह, इतनी जल्दी? कम से कम आज यहाँ भोजन तो कर ही लीजिएगा। लंच करके हवा खाने चलें, फिर लौटकर कुछ देर गपशप करें। डिनर के बाद मेरी मोटर आपको घर पहुंचा देगी। मिसेस सेवक इनकार ना कर सकी। रानी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने राजभवन की सैर कराने लगी। आधा घंटे तक मिसेस सेवक मानो इंद्रलोक की सैर करती रही। भवन क्या था, आमोद विलास, रसज्ञता और वैभव का क्रीड़ा स्थल था। संगमरमर के फर्श पर बहुमूल्य कालीन बिछे हुए थे। चलते समय उनमें पैर धंस जाते थे। दीवारों पर मनोहर पच्चीकारी, कमरों की दीवारों में बड़े बड़े आदम कद के आईने, गुलकारी इतनी सुंदर कि आंखें मुग्ध हो जाए। शीशे की अमूल्य अलभ्य वस्तुएं, प्राचीन चित्रकारों की विभूतियां, चीनी के विलक्षण गुलदान, जापान, चीन, यूनान और ईरान की कला निपुणता के उत्तम नमूने, सोने के गमले, लखनऊ की बोलती हुई मूर्तियां, इटली के बने हुए हाथी दांत के पलंग, लकड़ी के नफीस ताक, दीवार गिरे किश्तियां, आंखों को लुभाने वाली, पिंजड़ों में चहकती हुई भांति भांति की चिड़िया, आंगन में संगमरमर का हौज और उसके किनारे संगमरमर की अप्सराएं। मिसेस सेवक ने इन सारी वस्तुओं में किसी की प्रशंसा नहीं की। कहीं भी विस्मय या आनंद का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। इन्हें आनंद के बदले ईर्ष्या हो रही थी। ईर्ष्या में गुणग्राहकता नहीं होती। वह सोच रही थी, एक यह भाग्यवान है कि ईश्वर ने इन्हें भोग विलास और आमोद प्रमोद की इतनी सामग्रियां प्रदान कर रखी हैं। एक मैं अभागिनी हूँ कि एक झोपड़े में पड़ी हुई दिन काट रही हूँ। सजावट और बनावट का जिक्र ही क्या, आवश्यक वस्तुएं भी काफी नहीं। इस पर तुर्रा यह है कि हम प्रातः से संध्या तक छाती फाड़कर काम करती हैं। यहाँ कोई तिनका तक नहीं उठाता। लेकिन इसका क्या शौक? आसमान की बादशाहत में तो अमीरों का हिस्सा नहीं, वह तो हमारी मीरास होगी। अमीर लोग कुत्तों की भांति दुत्कारे जाएंगे, कोई झांकने तक न पाएगा। इस विचार से उन्हें कुछ तसल्ली हुई। ईर्ष्या की व्यापकता ही साम्यवाद की सर्वप्रियता का कारण है। रानी साहब को आश्चर्य हो रहा था कि इन्हें मेरी कोई चीज पसंद न आई। किसी वस्तु का बखान न किया। मैंने एक एक चित्र और एक एक प्याले के लिए हजारों खर्च किए हैं। ऐसी चीजें यहाँ और किसके पास हैं? अब अलभ्य है, लाखों में भी ना मिलेंगी। कुछ नहीं, बन रही हैं या इतना गुणगान ही नहीं है कि इनकी कद्र कर सके। इतने पर भी रानी जी को निराशा नहीं हुई। उन्हें अपने बाग दिखाने लगे। भांति भांति के फूल और पौधे दिखाए। माली भी बड़ा चतुर था।
प्रत्येक पौधे का गुण और इतिहास बतलाता जाता था। कहाँ से आया, कब आया, किस तरह लगाया गया, कैसे उसकी रक्षा की जाती है। पर मिसेस सेवक का मुंह अब भी न खुला। यहाँ तक कि अंत में उसने एक ऐसी नन्ही सी जड़ी दिखाई जो यरूशलेम से लाई गई थी। कुंवर साहब उसे स्वयं बड़ी सावधानी से लाए थे और उसमें एक एक पत्ती निकलना उनके लिए एक एक शुभ संवाद से कम न था। मिसेस सेवक ने तुरंत उस गमले को उठा लिया, उसे आंखों से लगाया और पत्तियों को चूमा। बोली, मेरा सौभाग्य है कि इस दुर्लभ वस्तु के दर्शन हुए। रानी ने कहा, कुंवर साहब स्वयं इसका बड़ा आदर करते हैं। अगर यह आज सूख जाए तो 2 दिन तक उन्हें भोजन अच्छा न लगेगा। इतने में चाय तैयार हुई। मिसेस सेवक लंच पर बैठी। रानी जी को चाय से रुचि न थी। विनय और इंदु के बारे में बातें करने लगी। विनय के आचार विचार, सेवा भक्ति और परोपकार प्रेम की सराहना की। यहाँ तक कि मिसेस सेवक का जी उकता गया। इसके जवाब में वह अपनी संतानों का बखान ना कर सकती थी। उधर मिस्टर जॉन सेवक और कुंवर साहब दीवान खाने में बैठे लंच कर रहे थे। चाय और अंडों से कुंवर साहब को रुचि न थी। विनय भी इन दोनों वस्तुओं को त्याज्य समझते थे। जॉन सेवक उन मनुष्यों में थे जिनका व्यक्तित्व शीघ्र ही दूसरों को आकर्षित कर लेता है। उनकी बातें इतनी विचारपूर्ण होती थीं कि दूसरे अपनी बातें भूलकर उन्हीं की बातें सुनने लगते थे। और यह बात न थी कि उनका भाषण शब्दाडंबर मात्र होता हो। अनुभवशील और मानव चरित्र के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। ईश्वर दत्ता प्रतिभा थी जिसके बिना किसी सभा में सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता। इस समय वह भारत की औद्योगिक और व्यावसायिक दुर्बलता पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। अवसर पाकर उन साधनों का भी उल्लेख करते जाते थे जो इस कुदशा निवारण के लिए उन्होंने सोच रखे थे। अंत में बोले, हमारी जाति का उद्धार कला कौशल और उद्योग की उन्नति में है। इस सिगरेट के कारखाने से कम 1000 आदमियों के जीवन की समस्या हल हो जाएगी और खेती के सिर से उनका बोझ टल जाएगा। जितनी जमीन एक आदमी अच्छी तरह जोत बो सकता है, उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाना ऐसे बेकारों को अपनी रोटी कमाने का अवसर देगा। कुंवर साहब ने कहा, लेकिन जिन खेतों में इस वक्त अनाज बोया जाता है, उन्हीं खेतों में तंबाकू बोई जाने लगेगी। फल यह होगा कि अनाज और महंगा हो जाएगा। जॉन सेवक ने कहा, मेरी समझ में तंबाकू की खेती का असर जूट, सन, तिलहन और अफीम पर पड़ेगा। निर्यात जिन्स कुछ कम हो जाएगी। गल्ले पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। फिर हम उस जमीन को भी जोत में लाने का प्रयास करेंगे जो अभी तक पड़ती पड़ी हुई है। कुंवर साहब ने कहा, लेकिन तंबाकू कोई अच्छी चीज तो नहीं। इसकी गणना मादक वस्तुओं में है और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। जॉन सेवक ने हंसकर कहा, यह सब डॉक्टरों की कोरी कल्पनाएं हैं जिन पर गंभीर विचार करना हास्यास्पद है। डॉक्टरों के आदेशानुसार हम जीवन व्यतीत करना चाहें तो जीवन का अंत ही हो जाए। दूध में सिल के कीड़े रहते हैं, घी में चर्बी की मात्रा अधिक है, चाय और कहवा उत्तेजक है, यहाँ तक कि सांस लेने में भी कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उनके सिद्धांतों के अनुसार समस्त संसार कीटों से भरा हुआ है जो हमारे प्राण लेने पर तुले हुए हैं। व्यवसायी लोग इन गोरख धंधों में नहीं पड़ते। उनका लक्ष्य केवल वर्तमान परिस्थितियों पर रहता है। हम देखे हैं कि इस देश में विदेश से करोड़ों रुपए के सिगरेट और सिगार आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जाने से रोके। इसके बगैर हमारा आर्थिक जीवन कभी पनप नहीं सकता। यह कहकर उन्होंने कुंवर साहब को गर्वपूर्ण नेत्रों से देखा। कुंवर साहब की शंकाएं बहुत कुछ निवृत्ता हो चुकी थी। प्राय वादी को निरुत्तर होते हुए देखकर हम दिलेर हो जाते हैं। बच्चा भी भागते हुए कुत्तों पर निर्भय होकर पत्थर फेंकता है। जॉन सेवक निशंक होकर बोले, मैंने इन सब पहलुओं पर विचार करके ही यह मत स्थिर किया है और आपको इस दास को प्रभु सेवक की ओर इशारा करके इस व्यवसाय का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा। मेरी कंपनी के अधिकांश हिस्से बिक चुके हैं पर अभी रुपए नहीं वसूल हुए। इस प्रांत में अभी सम्मिलित व्यवसाय करने का दस्तूर नहीं, लोगों में विश्वास नहीं। इसलिए मैंने 10 प्रति सैकड़े वसूल करके काम शुरू कर देने का निश्चय किया है। 1-2 साल में जब आशातीत सफलता होगी और वार्षिक लाभ होने लगेगा तो पूंजी आप ही आप दौड़ी आएगी। छत पर बैठा हुआ कबूतर आ की आवाज सुनकर सशंक हो जाता है और जमीन पर नहीं उतरता, पर थोड़ा सा दाना बिखेर दीजिए तो तुरंत उतर आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले ही साल में हमें 25 प्रति सैकड़े लाभ होगा। यह प्रोस्पेक्टस है, इसे गौर से देखिए। मैंने लाभ का अनुमान करने में बड़ी सावधानी से काम लिया है।
बढ़ भले ही जाए, कम नहीं हो सकती। कुंवर साहब ने कहा, पहले ही साल 25 सैकड़े? जॉन सेवक बोले, जी हाँ, बड़ी आसानी से। आपसे मैं हिस्से लेने के लिए विनय करता, पर जब तक 1 साल का लाभ दिखा ना दूं, आग्रह नहीं कर सकता। हाँ, इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि उस दशा में संभव है हिस्से बराबर पर ना मिल सके। 100 रुपए के हिस्से शायद 200 रुपए पर मिले। कुंवर साहब ने कहा, मुझे अब एक ही शंका और है, यदि इस व्यवसाय में इतना लाभ हो सकता है तो अब तक ऐसी और कंपनियां क्यों नहीं खुली? जॉन सेवक ने हंसकर कहा, इसीलिए कि अभी तक शिक्षित समाज में व्यवसाय बुद्धि पैदा नहीं हुई। लोगों की नस नस में गुलामी समाई हुई है। कानून और सरकारी नौकर के सिवा और किसी और निगाह जाती ही नहीं। 2-4 कंपनियां खुली भी, किंतु उन्हें विशेषज्ञों के परामर्श और अनुभव से लाभ उठाने का अवसर ना मिला। अगर मिला भी तो बहुत महंगा पड़ा। मशीनरी मंगाने में 1 के 2 देने पड़े। प्रबंध अच्छा ना हो सका। विवश होकर कंपनियों को कारोबार बंद करना पड़ा। यहाँ प्राय सभी कंपनियों का यही हाल है। डायरेक्टरों की थैलियां भरी जाती हैं। हिस्से बेचने और विज्ञापन देने में लाखों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। बड़ी उदारता से दलालों का आदर सत्कार किया जाता है। इमारतों में पूंजी का बड़ा भाग खर्च कर दिया जाता है। मैनेजर भी बहुवेतन भोगी रखा जाता है। परिणाम क्या होता है? डायरेक्टर अपनी जेब भरते हैं, मैनेजर अपना पुरस्कार भोगता है, दलाल अपनी दलाली लेता है। मतलब यह है कि सारी पूंजी ऊपर ही ऊपर उड़ जाती है। मेरा सिद्धांत है, कम से कम खर्च और ज्यादा से ज्यादा नफा। मैंने 1 कौड़ी दलाली नहीं दी, विज्ञापनों की मद उड़ा दी। यहाँ तक कि मैनेजर के लिए भी केवल 500 रुपए ही वेतन देना निश्चित किया है। हालांकि किसी दूसरे कारखाने में 1000 सहज ही मिल जाते हैं, उस पर घर का आदमी। डायरेक्टर के बारे में भी मेरा यही निश्चय है कि सफर खर्च के सिवा और कुछ न दिया जाए। कुंवर साहब सांसारिक पुरुष न थे। उनका अधिकांश समय धर्म ग्रंथों के पढ़ने में लगता था। वह किसी ऐसे काम में शरीक नहीं होना चाहते थे जो उनकी धार्मिक एकाग्रता में बाधक हो। धूर्तों ने उन्हें मानव चरित्र का छिद्रान्वेषी बना दिया था। उन्हें किसी पर विश्वास न होता था। पाठशालाओं और अनाथालयों को चंदा देते हुए वह बहुत डरते रहते थे और बहुधा इस विषय में औचित्य की सीमा से बाहर निकल जाते थे। सुपात्रों को भी उनसे निराश होना पड़ता था। पर संयमशीलता जहां इतनी सशंक रहती है, वहां लाभ का विश्वास होने पर उचित से अधिक निशंक भी हो जाती है। मिस्टर जॉन सेवक का भाषण व्यवसायिक ज्ञान से परिपूर्ण था, पर कुंवर साहब पर इससे ज्यादा प्रभाव उनके व्यक्तित्व का पड़ा। उनकी दृष्टि में जॉन सेवक अब केवल धन के उपासक न थे, वरन हितैषी मित्र थे। ऐसा आदमी उन्हें मुगालता न दे सकता था। बोले, जब आप इतनी किफायत से काम करेंगे तो आपका उद्योग अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको शायद अभी मालूम ना हो, मैंने यहाँ एक सेवा समिति खोल रखी है। कुछ दिनों से यही खप्त सवार है। उसमें इस समय लगभग 100 स्वयं सेवक हैं। मेले ठेले में जनता की रक्षा और सेवा करना उसका काम है। मैं चाहता हूँ कि उसे आर्थिक कठिनाइयों से सदा के लिए मुक्त कर दूं। हमारे देश की संस्थाएं बहुधा धनाभाव के कारण अल्पायु होती है। मैं इस संस्था को सुदृढ़ बनाना चाहता हूँ और मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि इससे देश का कल्याण हो। मैं किसी से इस काम में सहायता नहीं लेना चाहता। उसके निर्विघ्न संचालन के लिए एक स्थायी कोष की व्यवस्था कर देना चाहता हूँ। मैं आपको अपना मित्र और हित चिंतक समझकर पूछता हूँ, क्या आपके कारखाने में हिस्से ले लेने से मेरा उद्देश्य पूरा हो सकता है? आपके अनुमान में कितने रुपए लगाने से 1000 की मासिक आमदनी हो सकती है? जॉन सेवक की व्यवसायिक लोलुपता ने अभी उनकी सद्भावनाओं को शिथिल नहीं किया था। कुंवर साहब ने उनकी राय पर फैसला छोड़कर उन्हें दुविधा में डाल दिया। अगर उन्हें पहले से मालूम होता कि यह समस्या सामने आवेगी तो नफा का तखमीना बताने में ज्यादा सावधान हो जाते। गैरों से चालें चलना क्षम्य समझा जाता है, लेकिन ऐसे स्वार्थ के भक्त कम मिलेंगे जो मित्रों से दगा करे। सरल प्राणियों के सामने कपट भी लज्जित हो जाता है। जॉन सेवक ऐसा उत्तर देना चाहते थे जो स्वार्थ और आत्मा दोनों ही को स्वीकार हो। बोले, कंपनी की जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने खोलकर रख दी है। संचालन विधि भी आपको बतला चुका हूँ। मैंने सफलता के सभी साधनों पर निगाह रखी है। इस पर भी संभव है मुझसे कोई भूल हो गई हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य विधाता के हाथों का खिलौना मात्र है। उसके सारे अनुमान, सारी बुद्धिमत्ता, सारी शुभ चिंताएं नैसर्गिक शक्तियों के अधीन है। तंबाकू की उपज बढ़ाने के लिए किसानों को पेशगी रुपए देने ही पड़ेंगे। एक रात का पाला कंपनी के लिए घातक हो सकता है।
जले हुए सिगरेट का एक टुकड़ा कारखाने को खाक में मिला सकता है। हाँ, मेरी परिमित बुद्धि की दौड़ जहां तक है, मैंने कोई बात बढ़ाकर नहीं कही है। आकस्मिक बाधाओं को देखते हुए आप लाभ के अनुमान में कुछ और कमी कर सकते हैं। कुंवर साहब ने कहा। आखिर कहां तक? जॉन सेवक बोले। 20 रुपए सैकड़े समझिए। कुंवर साहब ने कहा। और पहले वर्ष? जॉन सेवक बोले। कम से कम 15 रुपए प्रति सैकड़े। कुंवर साहब बोले, मैं पहले वर्ष 10 रुपए और उसके बाद 15 रुपए प्रति सैकड़े पर संतुष्ट हो जाऊंगा। जॉन सेवक बोले, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि हिस्से लेने में विलंब ना करें। खुदा ने चाहा तो आपको कभी निराशा ना होगी। 100-100 रुपए के हिस्से थे। कुंवर साहब ने 500 हिस्से लेने का वादा किया और बोले, कल पहली किस्त के 10,000 रुपए बैंक द्वारा आपके पास भेज दूंगा। जॉन सेवक की ऊंची से ऊंची उड़ान भी यहां तक न पहुंची थी, पर वह इस सफलता पर प्रसन्न न हुए। उनकी आत्मा अब भी उनका तिरस्कार कर रही थी कि तुमने एक सरल हृदय सज्जन पुरुष को धोखा दिया। तुमने देश की व्यावसायिक उन्नति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए यह प्रयत्न किया है। देश के सेवक बनकर तुम अपनी 5 उंगलियां घी में रखना चाहते हो। तुम्हारा मनोवांछित उद्देश्य यही है कि नफे का बड़ा भाग किसी न किसी हीले से आप हजम कर लो। तुमने इस लोकोक्ति को प्रमाणित कर दिया कि बनिया मारे जान, चोर मारे अनजान। अगर कुंवर साहब के सहयोग से जनता में कंपनी की साख जम जाने का विश्वास न होता, तो मिस्टर जॉन सेवक साफ कह देते कि कंपनी इतने हिस्से आपको नहीं दे सकती। एक परोपकारी संस्था के धन को किसी संदिग्ध व्यवसाय में लगाकर उसके अस्तित्व को खतरे में डालना स्वार्थपरता के लिए भी कड़वा ग्रास था। मगर धन का देवता आत्मा का बलिदान पाए बिना प्रसन्न नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि अब तक वह निजी स्वार्थ के लिए यह स्वांग भर रहे थे। उनकी नीयत साफ नहीं थी। लाभ को भिन्न भिन्न नामों से अपने ही हाथ में रखना चाहते थे। अब उन्होंने निष्प्रह होकर नेक नियति का व्यवहार करने का निश्चय किया। बोले, मैं कंपनी के संस्थापक की हैसियत से इस सहायता के लिए हृदय से आपका अनुग्रहित हूँ। खुदा ने चाहा तो आपको आज के फैसले पर कभी पछताना न पड़ेगा। अब मैं आपसे एक और प्रार्थना करता हूँ। आपकी कृपा ने मुझे धृष्ट बना दिया है। मैंने कारखाने के लिए जो जमीन पसंद की है वह पांडेपुर के आगे पक्की सड़क पर स्थित है। रेल का स्टेशन वहां से निकट है और आसपास बहुत से गांव है। रकबा 10 बीघे का है। जमीन परती पड़ी हुई है। हाँ, बस्ती के जानवर उसमें चरने आया करते हैं। उसका मालिक एक अंधा फकीर है। अगर आप उधर कभी हवा खाने गए हो तो आपने उस अंधे को अवश्य देखा होगा। कुंवर साहब ने कहा। हाँ, अभी कल ही तो गया था। वही अंधा है ना, काला काला दुबला दुबला, जो सवारियों के पीछे दौड़ा करता है। जॉन सेवक ने कहा। जी हाँ, वही। वह जमीन उसकी है, किंतु वह उसे किसी दाम पर नहीं छोड़ना चाहता। मैं उसे 5,000 तक दे देता था, पर राजी न हुआ। वह बहुत झक्की सा है। कहता है मैं वहां धर्मशाला, मंदिर और तालाब बनवाऊंगा। दिन भर भीख मांगकर तो गुजर करता है। उस पर इरादे इतने लंबे हैं, कदाचित मोहल्ले वालों के भय से उसे कोई मामला करने का साहस नहीं होता। मैं एक निजी मामले में सरकार से सहायता लेना उचित नहीं समझता, पर ऐसी दशा में मुझे इसके सिवा दूसरा कोई उपाय भी नहीं सूझता। और फिर यह बिल्कुल निजी बात भी नहीं है। म्युनिसिपैलिटी और सरकार दोनों ही को इस कारखाने से हजारों रुपए साल की आमदनी होगी। हजारों शिक्षित और अशिक्षित मनुष्यों का उपकार होगा। इस पहलू से देखिए तो यह सार्वजनिक काम है और इसमें सरकार से सहायता लेने में मैं औचित्य का उल्लंघन नहीं करता। आप अगर जरा तवज्जो करें तो बड़ी आसानी से काम निकल आए। कुंवर साहब ने कहा, मेरा उस फकीर पर कुछ दबाव नहीं है, और होता भी तो मैं उससे काम न लेता। जॉन सेवक ने कहा, आप राजा साहब चतारी। कुंवर साहब बोले, नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। वह मेरे दामाद हैं और इस विषय में मेरा उनसे कहना नीति विरुद्ध है। क्या वह आपके हिस्सेदार नहीं है? जॉन सेवक बोले, जी नहीं, वह स्वयं अतुल संपत्ति के स्वामी होकर भी धनियों की उपेक्षा करते हैं। उनका विचार है कि कल कारखाने पूंजी वालों का प्रभुत्व बढ़ाकर जनता का अपकार करते हैं। इन्हीं विचारों ने तो उन्हें यहाँ प्रधान बना दिया। कुंवर साहब बोले, यह तो अपना अपना सिद्धांत है। हम द्वैध जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मेरा विचार यह है कि जनतावाद के प्रेमी उच्च श्रेणी में जितने मिलेंगे उतने निम्न श्रेणी में ना मिल सकेंगे। खैर, आप उनसे मिलकर देखिए तो। क्या कहूँ, शहर के आसपास मेरी 1 एकड़ जमीन भी नहीं है, नहीं तो आपको यह कठिनाई ना होती।
मेरे योग्य और जो कुछ काम हो उसके लिए हाजिर हूँ। जॉन सेवक बोले, जी नहीं, मैं आपको और कष्ट देना नहीं चाहता, मैं स्वयं उनसे मिलकर तय कर लूंगा। कुंवर साहब बोले, अभी तो मिस सोफिया पूर्ण स्वस्थ होने तक यहीं रहेंगी ना, आपको तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है? जॉन सेवक इस विषय में सिर्फ 2-4 बातें करके यहाँ से विदा हुए। मिसेस सेवक फिटन पर पहले ही से आ बैठी थी। प्रभु सेवक विनय के साथ बाग में टहल रहे थे। विनय ने आकर जॉन सेवक से हाथ मिलाया। प्रभु सेवक उनसे कल फिर मिलने का वादा करके पिता के साथ चले। रास्ते में बातें होने लगी। जॉन सेवक बोले, आज एक मुलाकात में जितना काम हुआ उतना महीनों की दौड़ धूप से भी ना हुआ होता। कुंवर साहब बड़े सज्जन आदमी हैं, 50,000 के हिस्से ले लिए। ऐसे ही 2-4 भले आदमी और मिल जाएं तो बेड़ा पार है। प्रभु सेवक ने कहा, इस घर के सभी प्राणी दया और धर्म के पुतले हैं। विनय सिंह जैसा वाक मर्मज्ञ नहीं देखा, मुझे तो इनसे प्रेम हो गया। जॉन सेवक ने कहा, कुछ काम की बातचीत भी की? प्रभु सेवक बोले, जी नहीं, आपके नजदीक जो काम की बातचीत है उन्हें उसमें जरा भी रुचि नहीं। वह सेवा का व्रत ले चुके हैं और इतनी देर तक अपनी समिति की ही चर्चा करते रहे। जॉन सेवक ने कहा, क्या तुम्हें आशा है कि तुम्हारा यह परिचय चतारी के राजा साहब पर भी कुछ असर डाल सकता है? विनय सिंह राजा साहब से हमारा कुछ काम निकलवा सकते हैं? प्रभु सेवक ने कहा, उनसे कहे कौन, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं। उन्हें आप स्वदेशानुरागी सन्यासी समझिए। मुझसे अपनी समिति में आने के लिए उन्होंने बहुत आग्रह किया है। जॉन सेवक बोले, शरीक हो गए ना? प्रभु सेवक ने कहा, जी नहीं, कह आया हूं कि सोचकर उत्तर दूंगा। बिना सोचे समझे इतना कठिन व्रत क्यों कर धारण कर लेता? जॉन सेवक ने कहा, मगर सोचने समझने में महीनों न लगा देना। 2-4 दिन में आकर नाम लिखा लेना, तब तुम्हें उनसे कुछ काम की बातें करने का अधिकार हो जाएगा। मिसेस सेवक से कहा, तुम्हारी रानी जी से कैसी निभी? मिसेस सेवक ने कहा, मुझे तो उनसे घृणा हो गई, मैंने किसी में इतना घमंड नहीं देखा। प्रभु सेवक बोले, मम्मा, आप उनके साथ घोर अन्याय कर रही हैं। मिसेस सेवक ने कहा, तुम्हारे लिए देवी होंगी, मेरे लिए तो नहीं है। जॉन सेवक बोले, यह तो मैं पहले ही समझ गया था कि तुम्हारी उनसे ना पटेगी। काम की बातें ना तुम्हें आती हैं ना उन्हें। तुम्हारा काम तो दूसरों में ऐब निकालना है। सोफी को क्यों नहीं लाई? मिसेस सेवक ने कहा, वह आए भी तो, या जबरन घसीट लाती? जॉन सेवक बोले, आई नहीं या रानी ने नहीं आने दिया? प्रभु सेवक बोले, वह तो आने को तैयार थी, किंतु इसी शर्त पर कि मुझ पर कोई धार्मिक अत्याचार ना किया जाए। जॉन सेवक ने कहा, इन्हें यह शर्त क्यों मंजूर होने लगी? मिसेस सेवक ने कहा, हाँ, इस शर्त पर मैं उसे नहीं ला सकती। वह मेरे घर रहेगी तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जॉन सेवक ने कहा, तुम दोनों में एक का भी बुद्धि से सरोकार नहीं। तुम सीढ़ी हो, वह जिद्दी है। उसे मना मनूकर जल्दी लाना चाहिए था। प्रभु सेवक ने कहा, अगर मम्मा अपनी बात पर अड़ी रहेंगी तो शायद वह फिर घर ना आए। जॉन सेवक बोले, आखिर जाएगी कहाँ? प्रभु सेवक ने कहा, उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, रानी उस पर जान देती हैं। जॉन सेवक बोले, यह बेल मुढ़े चढ़ने की नहीं है, 2 में से एक को दबना पड़ेगा। लोग घर पहुंचे तो गाड़ी की आहट पाते ही ईश्वर सेवक ने बड़ी स्नेहमयी उत्सुकता से पूछा, सोफी आ गई ना? आह, तुझे गले लगा लूं, ईसु तुझे अपने दामन में ले। जॉन सेवक ने कहा, पापा, वह अभी यहाँ आने के योग्य नहीं है, बहुत अशक्त हो गई है, 2-4 दिन बाद आवेगी। ईश्वर सेवक बोले, गजब खुदा का, उसकी यह दशा है और तुम सब उसे उसके हाल पर छोड़ आए। क्या तुम लोगों में जरा भी मान अपमान का विचार नहीं रहा? बिल्कुल खून सफेद हो गया। मिसेस सेवक बोली, आप जाकर उसकी खुशामद कीजिएगा तो आवेगी, मेरे कहने से तो नहीं आई। बच्ची तो नहीं कि गोद में उठा लाती। जॉन सेवक ने कहा, पापा, वहां बहुत आराम से है। राजा और रानी दोनों ही उसके साथ प्रेम से रहते हैं। सच पूछिए तो रानी ही ने उसे नहीं छोड़ा। ईश्वर सेवक बोले, कुंवर साहब से कुछ काम की बातचीत भी हुई? जॉन सेवक ने कहा, जी हाँ, मुबारक हो, 50,000 की गोटी हाथ लगी। ईश्वर सेवक ने कहा, शुक्र है ईसु, मुझ पर अपना साया कर। यह कहकर वह फिर आराम कुर्सी पर बैठ गए। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास रंगभूमि का अध्याय
6। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।